So my education journey was quite interesting. So I will start with my schooling. So in school I was more into biology. रास्ता मिला इंजीनियरिंग की तरफ जाने का और मैथ्स में भी मुझे इंटरेस्ट था, तो मैंने सोचा कि देखते हैं, इसको भी करके देखते हैं क्या ही होगा। उसके बाद जब अब फर्स्ट सब्जेक्ट आया बीटेक में सी का, और घर पे कंप्यूटर नहीं है, घर में कोई हेल्प भी नहीं है, कुछ आइडिया नहीं है कि चल क्या रहा है, बस जो टीचर्स ने बता दिया वो सीख लिया। तो वो बहुत ही ज़्यादा एक हेक्टिक टाइम था मेरे लिए, बहुत ही टफ टाइम था बिकॉज चीज़ें नहीं, बट कोई भी प्लेसमेंट ऐसी नहीं थी जो मुझे इंटरेस्ट करे और या मेरा मन करे उनमें जाने का। वो जॉब जो थी वो मेरी अभी तक की करियर की लाइक मोस्ट एक्सपीरियंस गिविंग जॉब थी, बिकॉज वहाँ पे मुझे बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला था। एक टाइम के बाद परसेंटेज भी मैटर नहीं करती, बिकॉज मैंने कुछ लोगों को देखा है जो मेरे साथ ही थे, वो 50 की परसेंटेज थी बट आज वो बहुत अच्छी जगह पे है। तो ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसी तरह से बैठे होते हैं लैपटॉप पे, बट हाँ जो एनवायरनमेंट होता है वो हमारे, ये चीज़ें विद टाइम आएंगी। मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ ऐसा मैं आज लिख के दे दूँ कि ये पॉइंट्स हैं और ये मतलब बेस्ट कंपनी होगी, ऐसा नहीं है कि आप उसको कवर नहीं कर सकते। हो सकता है कि आप उस चीज़ को उनसे आधे टाइम में कवर कर जाओ, जहाँ वो 10 साल में पहुंचे हैं, हो सकता है आप 5 साल में पहुंच जाओ। वेलकम बैक टू संकट टेक टॉक गाइस। आज हमारे साथ है हेमा यादव, और अभी तक की जितने भी पॉडकास्ट हुए हैं उनमें सबसे डिफरेंट उनकी प्रोफाइल है। आज वो अपनी पूरी जर्नी शेयर करेंगे हमारे साथ और बताएंगे उन्होंने अपने कैरियर को कैसे स्टार्ट किया और कैसे उनको एक अच्छी ग्रोथ मिली। हाय हेमा, वेलकम टू संकट टेक टॉक। Hi everyone. So I'm Hema Yadav and I'm a software developer. Right now I'm working with Aristocrat as a software engineer too. And I have been working in IT for last 5 years. And that's it for my experience, I think. Thank you, Hema. Thanks for your introduction and thanks for accepting our invitation and thanks for your time that you are giving to us. Okay. Thanks for having me. तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे आपके एजुकेशन से। आपने क्या किया हुआ है और आपको फर्स्ट जॉब कैसे मिली? So my education journey was quite interesting. So I will start with my schooling. So in school I was more into biology. So but at that time, like, doctor बनना was not that easy. It is not easy today also, but just for having another option, parents ने बोला कि मैथ्स भी ले लो। तो उस टाइम पे बायो मैथ्स दोनों मिल जाती थी, तो मैंने बायो मैथ्स दोनों ली। एंड तब भी स्कोर मेरा बहुत अच्छा था, 12th में भी अच्छा था। एंड उसके बाद मैंने एग्जाम्स भी दिए, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा डॉक्टर लाइन में तो कुछ नहीं हो पाया, मेडिकल लाइन मुझे छोड़नी पड़ी। एंड आई गॉट मतलब मुझे एक रास्ता मिला इंजीनियरिंग की तरफ जाने का, और मैथ्स में भी मुझे इंटरेस्ट था, तो मैंने सोचा कि देखते हैं, इसको भी करके देखते हैं क्या ही होगा। तो उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। मुझे कंप्यूटर का कुछ भी आइडिया नहीं था, 12th तक तो मुझे बिल्कुल ही नहीं पता था कि क्या ही होता है ये, बिकॉज ना मेरे पास कोई सब्जेक्ट था, ना ही घर में कंप्यूटर था, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। उसके बाद जब अब फर्स्ट सब्जेक्ट आया बीटेक में सी का, घर पे कंप्यूटर नहीं है, घर में कोई हेल्प भी नहीं है, कुछ आइडिया नहीं है कि चल क्या रहा है, बस जो टीचर्स ने बता दिया वो सीख लिया। तो वो बहुत ही ज़्यादा एक हेक्टिक टाइम था मेरे लिए, बहुत ही टफ टाइम था, बिकॉज चीज़ें नई थी, समझ नहीं आ रही थी। तो मैंने उसको एज अ चैलेंज लिया। मैंने कभी भी ये नहीं बोला कि हाँ मेरे से नहीं हो रहा, नहीं, ऐसा मैंने कभी नहीं किया। मैंने तभी से सोच लिया कि करना है तो करना है, क्या ही होगा देखा जाएगा। तो फर्स्ट कंप्यूटर जो हमारे घर में आया था वो मेरे लिए ही आया था, और वो भी मैंने जो मेरा सी का सब्जेक्ट था उसकी प्रैक्टिकल फाइल बनाने के लिए लिया था। उसके लिए तब वो स्टार्ट हुआ मेरा कंप्यूटर के साथ, जो मेरा लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप है वो मेरा तब स्टार्ट हुआ मेरे फर्स्ट ईयर से। उसके बाद आई नेवर लुक बैक, एंड मुझे पता चला कि ये चीज़ भी है जो मुझे इंटरेस्ट करती है। और फिर जब फाइनल ईयर में आए तो उसके बाद मैं बताऊंगी मैं फर्स्ट जॉब तक कैसे पहुंची, वो भी एक मेरी लंबी जर्नी रही थी। तो जब फाइनल ईयर में थे तो प्लेसमेंट्स होती हैं, बट कोई भी प्लेसमेंट ऐसी नहीं थी जो मुझे इंटरेस्ट करे और या मेरा मन करे उनमें जाने का, बिकॉज कॉलेज में इतनी कोई अच्छी प्रोफाइल नहीं आ रही थी उस टाइम पे, और पैकेज भी एक दूसरा फैक्टर था जो मुझे इंटरेस्ट नहीं कर रहा था उस टाइम पे।
एंड एट दैट टाइम मेरे फादर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरे फादर बहुत रिसर्च करते थे कि किस तरह से वो मुझे बताएं कि कहाँ जा सकते हैं, कहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज ज़रूरी नहीं है कि कॉलेज प्लेसमेंट ही लेना है, हम ऑफ कैंपस भी जा सकते हैं। तो उसके लिए मेरे पापा ने बहुत रिसर्च की और उन्होंने मुझे बताया कि देयर इज एन एग्जाम ई-लिटमस एंड कोक्यूब। तो ये 2 एग्जाम्स हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आज भी। अगर आप अपनी आईटी जर्नी में जाना चाहते हो और आप चाहते हो कि आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिले, तो ये 2 एग्जाम्स जो हैं वो आप दे सकते हो। तो ये दोनों एग्जाम्स मैंने दिए थे एंड ई-लिटमस के थ्रू मैंने अपनी फर्स्ट जॉब ली थी एंड दैट वाज विद रिविगो। एंड वो जॉब जो थी वो मेरी अभी तक की करियर की मोस्ट एक्सपीरियंस गिविंग जॉब थी, बिकॉज वहाँ पे मुझे बहुत अच्छा एक्सपोजर मिला था। जो मेरे जितने भी कलीग्स थे, जितने भी साथ काम करने वाले लोग थे, वो सारे टियर 1 टॉप टियर कॉलेजेस से थे, सारे IIT IIM वाले लोग थे। तो उनके साथ बैठ के काम करना ही इज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। और जो एक्सपोजर मुझे उस जॉब में मिला था वो मैं आज तक उस चीज को एडमायर करती हूँ। तो या दैट्स हाउ आई लैंडेड माय फर्स्ट जॉब। ई-लिटमस का मैं आपको बताती हूँ, ई-लिटमस में ना आपको इतनी जॉब क्वांटिटी में नहीं मिलती, बट उसमें जो जॉब्स आती है ना वो क्वालिटी जॉब्स होती है। मेरी बीटेक हो गई थी, मेरा रिजल्ट भी आ गया था जून जुलाई में, बट एट दैट टाइम मेरे पास कोई ऑफर नहीं था, बिकॉज ई-लिटमस पे जॉब्स नहीं थी और मैंने प्लेसमेंट कॉलेज से नहीं ली थी। तो मैंने घर पे वेट किया था, मैंने 2.5 महीने मैं घर पे रही थी, मैंने कहीं जॉब नहीं की थी कॉलेज पास आउट होने के बाद, बिकॉज मुझे चाहिए था कि जॉब लूंगी, अच्छी जॉब लूंगी, ऐसे ही नहीं कि बस कुछ भी मिला और ले लिया। तो इतना टाइम मुझे लगा, मतलब ई-लिटमस पे टाइम लगता है। मैंने 2.5 महीने में सिर्फ 2 इंटरव्यूज दिए थे, क्योंकि ई-लिटमस पे ज्यादा जॉब नहीं आती थी। तो दूसरा इंटरव्यू मेरा क्लियर हो गया था और इस तरह से मतलब मेरी फर्स्ट जॉब मुझे मिली थी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो जब आप बीटेक कर रहे थे CS से, तो आपके कॉलेज का किस तरह का माहौल था और क्लासमेट्स में क्या चल रहा था? कोई मतलब एक होता है ना कि ड्रीम कंपनी शेयर करते हैं लोग, और कौन सी कंपनीज आपके कॉलेज में इंटरव्यू लेने आने वाली है, इस तरह की डिटेल चलती रहती है। तो उस तरह का क्या माहौल था आपके कॉलेज? तो कॉलेज मेरा कॉलेज जो था उसमें ज्यादा मतलब एवरेज कंपनीज आती थी, कोई इतना बिग नेम्स नहीं आते थे उस टाइम पे। और जो मेन कंपनी आती थी, एरिक्सन का बहुत नाम था उस टाइम पे, एरिक्सन एंड HCL। तो ये कंपनीज के लिए बहुत ज्यादा लोग रहते थे कि ये इसमें प्लेसमेंट चाहिए। बट मुझे उस टाइम पे कंपनी का कुछ नहीं था, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि स्टार्टअप्स में जाना है, क्योंकि स्टार्टअप्स में एक्सपीरियंस अच्छा मिल जाता है एंड कम टाइम में हम ज्यादा चीजें सीख जाते हैं। तो आज भी मुझे ये बिग नेम्स मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं करते, जैसे कि लोग जाना चाहते हैं TCS, टेक महिंद्रा, ये सारी चीजों में मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है इन कंपनीज में जाने का, बिकॉज जो ग्रोथ हमारी नॉर्मल कंपनीज में होती है, स्टार्टअप्स में होती है, वो ये नहीं दे पाएंगी। और ये कंपनीज, मुझे लगता है कि ये कंपनीज उस टाइम के लिए सही है जब हम एक लाइफ में एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, और हम लोग मतलब जिस टाइम पे हम बहुत सारा एक्सपीरियंस ऑलरेडी गैदर कर चुके हैं, नाउ वी वांट टू मतलब हमें अपना टाइम ज्यादा फैमिली को देना है। आई थिंक उस टाइम के लिए ये बिग नेम्स वाली कंपनी सही है, बट स्टार्टिंग में मुझे लगता है कि हमें पूरी मेहनत करनी चाहिए एंड जितना ज्यादा हम स्ट्रगल कर सकें वो अच्छा है, ताकि एक्सपीरियंस ज्यादा गैदर हो सके। ठीक है, आपकी फ्रेंड सर्कल थी कॉलेज के अंदर, उनका क्या थॉट प्रोसेस था और वो किस तरह की प्रिपरेशन कर रहे थे आपके साथ? तो मेरे कुछ फ्रेंड्स जो थे उनको ऑलरेडी एक रास्ता मिला हुआ था, बिकॉज या तो उनके सिबलिंग्स ऑलरेडी IT कंपनीज में प्लेस थे या उनके पेरेंट्स ऑलरेडी वर्किंग थे, तो उनको एक रास्ता मिला हुआ था कि हाँ ये इस तरह से हम जाएंगे तो हम यहाँ तक लैंड कर सकते हैं। और कुछ का ड्रीम ऑलरेडी मास्टर्स का था कि उनकी फैमिली सपोर्ट कर सकती थी, MBA MS जो भी है, तो वो उनको सपोर्ट था इस चीज का। तो लेकिन उस टाइम पे एक तो मेरे जो मुझे इस तरह के गाइडेंस दे सके, तो वो गाइडेंस नहीं था मेरे पास उस टाइम पे। तो और जो मेरे फ्रेंड्स थे, मोस्टली जो मेरे फ्रेंड्स थे वो भी मतलब मेरे जैसे ही थे, तो हम लोग जब भी जाते थे इंटरव्यूज के लिए तो हम लोग साथ में ही जाते थे मोस्टली, और सब लोग एक ही जैसे थे
कुछ कुछ आता है, कुछ नहीं आता। सब लोग साथ में ही सीखते थे। हाँ, सब लोग, बट लकीली आज सारे लोग अच्छी जगहों पे प्लेस्ड हैं और सब अच्छा कर रहे हैं अपनी लाइफ में। सो इनिशियली आपने स्टार्ट किया रिवीगो से, राइट? सो आपके फर्स्ट जब करियर स्टार्ट हुआ तो क्या चैलेंजेस आपने फेस किए? ओके, सो रिवीगो में मेरे पास चैलेंज तो बहुत आए, बिकॉज स्टार्टिंग में तो ऐसा होता है ना कि जैसे हम फ्रेशर्स जाते हैं, हमें समझ नहीं आता कि सीनियर से कैसे बात करनी है, क्योंकि वो हमारे मेंटोर भी है और वो हमारे कलीग्स भी हैं, और एट सम टाइम वो हमारे फ्रेंड्स। बट समझता था कि मैं इनको एज अ टीचर ट्रीट करूँ या एज फ्रेंड ट्रीट करूँ, तो वो मेरे लिए बड़ा ही चैलेंजिंग था। तो मुझे कई बार तो ऐसे लगती थी कि हाँ, ये मेरे टीचर हैं, इनसे मैं ज्यादा नहीं बोल सकती, इनसे मुझे बस काम की बात करनी है, बस मुझे कोई डाउट वो पूछूंगी मैं और उससे ज्यादा कुछ बात नहीं करूंगी। बट जब वो मुझे कंफर्टेबल फील कराते थे तो मुझे ऐसा लगता था हाँ, ऐसा नहीं है, वो टीचर नहीं है। वो मेरे कलीग है, वो मेरे मेंटोर्स हैं। तो वो थोड़ा सा, वो मेरे लिए थोड़ा 1-2 महीने का चैलेंज रहा था। और फनी इनफ मेरा एक चैलेंज और था कि मुझे एसी की आदत नहीं थी और कंपनी में इतना ठंडा एसी चलता था। मैं जैकेट पहन के जाती थी सितंबर के मंथ में। तो ये एक और चैलेंज था मेरे लिए। तो आपके अकॉर्डिंग इंजीनियर बनने के लिए या इस इंडस्ट्री में आने के लिए परसेंटेज कितना मैटर करता है? परसेंटेज तो देखो, ऐसा होता है कि हम जो जॉब्स देते हैं, जैसे कि हमारा एक फर्स्ट लेयर ऑफ कैंडिडेट तभी फिल्टर आउट हो जाते हैं जब वो एक क्राइटेरिया लगा देते हैं कि इतने से इतना परसेंटेज होना चाहिए। तो एटलीस्ट मतलब जो भी स्टूडेंट्स हैं वो प्रिपेयर कर रहे हैं प्राइवेट जॉब्स के लिए, तो उनको एटलीस्ट ये वाला क्राइटेरिया माइंड में रखना चाहिए। बिकॉज हमारे टाइम पे वो क्राइटेरिया 75% का होता था, अब आई थिंक 60 का हो गया है। बट वो कंपनी टू कंपनी डिफर करता है, तो एटलीस्ट उस पैरामीटर को क्लियर करने के लिए एक परसेंटेज हमें मेंटेन करनी पड़ती है। अदरवाइज परसेंटेज इज जस्ट लाइक आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग है अपने सब्जेक्ट की, और एक टाइम के बाद परसेंटेज भी मैटर नहीं करती। बिकॉज मैंने कुछ लोगों को देखा है जो मेरे साथ ही थे, वो 50s की परसेंटेज थी बट आज वो बहुत अच्छी जगह पे है। तो एक टाइम के बाद वो परसेंटेज मैटर नहीं करती, बट एज अ फ्रेशर इट मैटर्स अ लॉट। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आपके फर्स्ट करियर की जर्नी से, वापस वहीं चलते हैं। तो आपको वो जॉब कैसे मिली, कैसे आपने स्टार्ट किया, कैसे समझा कोई प्रोजेक्ट जब आया आपके सामने फर्स्ट टाइम? ओके, सो जब मैंने इस कंपनी के लिए अप्लाई किया था रिवीगो के लिए इन 2018, तो तब मेरा ये हार्डेस्ट इंटरव्यू था जो मैंने उस टाइम पे दिया था। तो उनके लेवल से एप्टीट्यूड टेस्ट नॉर्मली होता है फ्रेशर्स का, क्योंकि और कोई मतलब वो इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है जज करने का कि कैंडिडेट को कितने लॉजिकल थिंकिंग है। तो एक एप्टीट्यूड टेस्ट ही उनका बहुत डिफिकल्ट था। फिर मेरे 3 इंटरव्यूज हुए थे सेम डे 3 राउंड हुए थे, और उसमें भी लॉजिकल क्वेश्चंस थे एंड पजल्स थी, बहुत मुश्किल पजल्स थी। और नॉर्मल टेक्निकल क्वेश्चंस थे, जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उससे रिलेटेड टेक्निकल क्वेश्चंस थे। कुछ 1-2 चीजें उन्होंने हैंड्स ऑन भी करवाई थी मेरे से, तो उसके लिए भी मतलब जैसे डेटाबेस के क्वेश्चंस हो गए या कुछ इस तरह के, तो उन्होंने वो भी क्वेरीज वगैरह भी लिखवाई थी। तो वो प्रॉपरली एग्जीक्यूट करवाई थी, बस ऐसे नहीं कि पेन पेपर पे लिख के दे दिया। नहीं, उन्होंने प्रॉपरली वो सब कुछ करवाया था। तो उसके बाद वो फाइनल तो मेरा उसी दिन मुझे पता चल गया था कि हाँ, यहाँ हो जाएगा। तो 1 वीक का टाइम उन्होंने लिया था। 1 वीक के बाद उन्होंने बताया था कि हाँ, नाउ यू आर देयर एंड यू आर सिलेक्टेड। उसके बाद मैंने जब सितंबर 2018 में ज्वाइन किया था, तो स्टार्टिंग में पहले तो मुझे ये नहीं पता था ये लॉजिस्टिक क्या होता है। पहले धीरे धीरे ऑनबोर्डिंग के टाइम पे समझा कि अच्छा, लॉजिस्टिक का मतलब ये होता है। तो उनकी जो भी जिस फ्रेमवर्क पे वो काम कर रहे थे, वो सारी चीजें उन्होंने समझाई कि किस तरह से उनका बिजनेस वर्क करता है। वो सारी चीजें उन्होंने एक्सप्लेन की, और कौन सी टेक्नोलॉजीज वो यूज कर रहे हैं, और मेरी प्रोफाइल के लिए क्या क्या काम रहेगा, वो सारी चीजें उन्होंने फिर स्टार्ट की। तो इनिशियली थोड़ा डिफिकल्ट था मेरे लिए, और एट दैट टाइम जो टीम मेंबर्स भी थे, जो वो जितना वो समझा रहे थे, बट उनके लेवल पे वो बेस्ट ट्राई कर रहे थे, बट मुझे उतना नहीं समझ में आ रहा था। तो उस टाइम पे मुझे थोड़ा और मेहनत करनी पड़ रही थी। बिकॉज ऑब्वियसली मुझे एक्सपीरियंस तो बिल्कुल था नहीं, तो और वो मेरे लिए बिल्कुल ही नया
नया जोन था और घर से दूर भी थे क्योंकि मेरा घर यूपी में है और वो हरियाणा में गुरुग्राम में कंपनी है, तो थोड़ा सा डिस्टेंस भी था, तो वो थोड़ा सा हेक्टिक हो रहा था शेड्यूल उस टाइम पे। और बट फिर भी आई ट्राइड माय लेवल बेस्ट एंड मेरे एक सीनियर थे, वो बहुत सपोर्टिव थे उस टाइम पे भी। वो समझाया करते थे कि किस तरह से ये चीजों को सर पे नहीं चढ़ने देना है एंड किस तरह से सब चीजें इजीली हैंडल करनी है। वो बहुत गाइड करते थे मुझे कि यहाँ पे नहीं रुकना है, ऐसा नहीं है कि मतलब ये नहीं होगा। सब लोग सीखते हैं और सब लोग धीरे धीरे ही सीखते हैं। जिस जगह पे मैं आज हूँ उस जगह पे कल वो भी रहे होंगे, तो इस तरह से वो मुझे बहुत सपोर्ट करते थे। तो वो एक गाइडेंस मेरे लिए बहुत ज्यादा उस टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरी थी जो उन्होंने मुझे दी थी। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको रिवीगो ने जब आपकी फर्स्ट जॉब थी तो क्या पैकेज ऑफर किया था? तो एट दैट टाइम उन्होंने मुझे अराउंड 4 का ऑफर किया था इन 2018 एज अ फ्रेशर। सो आपने एक अच्छे पैकेज से स्टार्ट किया वैसे एज ए फ्रेशर। ओके, तो कॉलेज टाइम में आपकी ड्रीम कंपनी कौन सी थी? देखो, ड्रीम कंपनी तो देखो सबकी वही होती है, गूगल। बट कॉलेज में वो उस टाइम पे नहीं था एक्सपोजर उसके लिए। और आज भी हमें पता है ड्रीम कंपनी तो मेरी आज भी वही है। बट अभी उसके लिए आई थिंक थोड़ी और प्रिपरेशन की जरूरत है उसके लिए। बट हाँ, मैं उसके लिए कॉन्स्टेंटली अपने आप को प्रिपेयर जरूर करती रहती हूँ कि मटेरियल गैदर करना है कि किस तरह से गूगल में किस तरह के इंटरव्यूज होते हैं, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्या चीज है जिसके लिए हमें ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। तो वो सारी चीजें अभी भी मेरे साथ चलती रहती है। सॉफ्टवेयर कंपनीज का वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा होता है और किस तरह का प्रोसेस होता है जब आपको कोई प्रोजेक्ट अब असाइन होता है? सॉफ्टवेयर कंपनीज में देखो मोस्टली हमारा काम सिर्फ लैपटॉप पे ही होता है। तो ऑब्वियसली मोस्ट ऑफ द टाइम हम इसी तरह से बैठे होते हैं लैपटॉप पे। बट हाँ, जो एनवायरनमेंट होता है वो हमारे टीम पे डिपेंड करता है कि किस तरह की टीम है और किस तरह की मैनेजमेंट है। अगर हमारी मैनेजमेंट अच्छी होती है ना तो टीम बिल्डिंग बहुत अच्छी हो जाती है। तो वो बहुत जरूरी है और काम करने के लिए। बिकॉज अगर हम 5 मिनट का ब्रेक भी ले रहे हैं और 5 मिनट आपस में टीम में एक दूसरे से डिस्कस कर पा रहे हैं चीजें अपार्ट फ्रॉम वर्क ऑल्सो, इफ वी हैव मतलब हमें कोई प्रॉब्लम है और हम वो डिस्कस कर पा रहे हैं और उसका सोल्यूशन हमें मिल पा रहा है हमारे कलीग से, तो वो भी एक बहुत जरूरी चीज। और उसके अलावा जब हमें कोई काम असाइन होता है तो काम जरूरी नहीं है कि एक ही बार में हमें किसी चीज का सॉल्यूशन मिल जाए। तो उसके लिए हमें टाइम भी लग सकता है, वो भी एक चीज है। बट अगर हमारी टीम अच्छी है, हमारी गाइडेंस अच्छी है, तो वो लोग हमें बहुत हेल्प करते हैं इस चीज के लिए, हमें उस चीज को क्लियर कराने में। मेरे पास एक्सपीरियंस ऐसे रहे हैं कि मैं कई जगह स्टक हो गई हूँ और मुझे वो उस लेवल का सपोर्ट नहीं मिला है मेरे सीनियर से। तो वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा टफ टाइम था और उस चीज को मैंने उस चीज को एज अ चैलेंज ही लिया है हमेशा कि वो नहीं मेरी हेल्प कर पा रहे, मैं अपनी हेल्प खुद करूंगी। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज जिस टीम में मैं हूँ और जिन लोगों के साथ मैं काम करती हूँ वो बहुत ही सपोर्टिव हैं और कभी भी मुझे ऐसा फील नहीं होता कि हाँ मैं अटक जाऊंगी तो वो लोग मुझे हेल्प नहीं करेंगे। तो ये चीज है, वो बहुत जरूरी है। टाइम के साथ ही समझ में आती है, स्टार्टिंग में तो नहीं समझ आती। बट हाँ, टाइम के साथ जब मिल जाती है तो उस चीज की वैल्यू होती है, बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। स्टूडेंट्स को एज ए फ्रेशर अगर कंपनीज में अप्लाई करना है तो क्या इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स होंगे जो आप सजेस्ट करना चाहेंगे उनकी जॉब हंटिंग के अंदर? देखो, स्टूडेंट्स के लिए ना सबसे ज्यादा जरूरी तो ये है कि आप सबसे पहले ये एनालाइज करो कि आपको क्या चीज इंटरेस्ट करती है। अब मान लो आपको आईटी फील्ड इंटरेस्ट ही नहीं करती और करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आप कुछ ही सालों में बहुत परेशान होके फिर उससे निकल जाओगे, कोई फायदा नहीं है उस चीज का। तो सबसे पहले तो आप एनालाइज करो और अपने आप से एटलीस्ट झूठ मत बोलो। अपने साथ क्लियर रहो कि मुझे यही चाहिए लाइफ में, यही करना है। और अगर आपको आईटी में ही जाना है तो आप ये डिसाइड करो कि आपको टेस्टिंग में जाना है, आपको डेवलपमेंट में जाना है, डेवऑप्स में जाना है, डेटाबेस में जाना है, किस में जाना है, कौन सी चीज आपको ज्यादा इंटरेस्ट करती है। चीजें टाइम ले सकती हैं, टाइम दो। टाइम देना ज्यादा इतना मतलब कोई नुकसान वाली चीज नहीं है। बट अगर आप टाइम नहीं दोगे और आप जल्दी डिसीजंस लोगे तो आप बहुत जल्दी एग्जॉस्ट
इंटरेस्ट भी खत्म हो जाएगा। और कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि यार नौकरी नहीं मिल रही है और 2 महीने हो गए घर बैठे हुए या 4 महीने हो गए घर बैठे हुए, ये नहीं सोचना चाहिए। आप ये सोचो कि आपकी पूरी लाइफ आपको 40 साल एटलीस्ट काम करना है, तो 40 साल कौन सा काम है जो आप कर पाओगे, और उस चीज को, वो आपका इंटरेस्ट कंटिन्यूसली बिल्ड होना चाहिए उस चीज पे। ये नहीं कि आप पहले 4 साल में ही थक जाओगे और फिर बोलोगे यार ये तो मैंने गलती कर दी, मैंने 4 साल वेस्ट कर दिए अपने। वो नहीं होना चाहिए। आप लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करके चलो। ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हो आप, कि अगर आपको देखना है कि अभी नहीं समझ में आ रहा है कि क्या चीज करनी चाहिए, तो आप ट्राई कर सकते हो। बट हाँ, एक्सप्लोर करने के बाद एक बार जब आपको क्लैरिटी मिल जाए तो आपको उसी चीज के लिए ट्राई करना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो ये चीज बहुत जरूरी है। एंड फॉर जॉब्स के लिए ट्राई करने के लिए, अगर आपको आईटी फील्ड में जाना है तो आप सबसे पहले तो आप ई-लिटमस का एग्जाम आप अपने फाइनल ईयर में ही दे दो, जब आप फाइनल ईयर में आए हो, और क्योंकि वो स्कोर आपका 2 साल के लिए वैलिड रहेगा, आप उसको दे दो। और एक OCUP का एग्जाम है, उसका 1 साल के लिए स्कोर वैलिड रहता है, आप वो भी दे सकते हो। और ये 2 एग्जाम्स देके आप उनमें जो भी कंपनीज आएंगी आप उन पे अप्लाई कर सकते हो मीनवाइल। और उसके बाद आप अगर एक्सपीरियंस हो थोड़े बहुत, तो आप नौकरी से ट्राई कर सकते हो। आपको उसका, अगर फ्रेशर हो तो आप प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेके नौकरी से भी ट्राई कर सकते हो, उस पे भी आपको काफी अच्छी जॉब्स मिल जाती हैं। नौकरी पे ये है कि क्वालिटी शायद कम मिले, बट क्वांटिटी आपको बहुत मिल जाएगी। उस क्वांटिटी में से आपको क्वालिटी सिलेक्ट करनी पड़ सकती है। तो नौकरी का बस इतना फायदा नुकसान जो भी आप समझना चाहो वो ये है। और एक फ्रेशर्स वर्ल्ड करके भी एक एप्लीकेशन है, आप उस पर भी ट्राई कर सकते हो। उस पोर्टल पे भी आपको फ्रेशर्स के लिए बहुत सारी ऑप्शंस मिल जाते हैं। ओके, सो वैसे आपने कहा कि क्वालिटी और क्वांटिटी, तो आपके अकॉर्डिंग कंपनीज, क्वालिटी कंपनीज कौन सी होती हैं? तो ये जानने का तरीका कि कौन सी क्वालिटी कंपनी, ये आप उनके इंटरव्यू से आइडिया लगा सकते हो। तो कुछ कंपनीज होती हैं कि वो इंटरव्यू में बहुत इजी सवाल पूछती है और आपको पता चल जाएगा कि यार ये तो इतना आसान क्वेश्चंस हैं तो ये तो बंदे लेने बैठी हैं। जैसे कि अगर आप उन कंपनीज में जाओ जो मास हायरिंग करती है, तो वो सिंपल एप्टीट्यूड टेस्ट के बेसिस पे ही आपको हायर कर लेंगे और आपका PI होता है, सिर्फ कोई आपको टेक्निकल इंटरव्यू भी नहीं होता। तो उसी के बेसिस पे अगर वो हायरिंग कर रही है तो आपको एक लेवल पता चल जाएगा कि उनको किस लेवल का कैंडिडेट चाहिए। बट अगर आप ऐसी कंपनी में जाते हो जिसका आपको इंटरव्यू क्रैक करने में ही आपको ऐसा लग रहा है कि यार कितनी मेहनत करनी पड़ी है, तो वो कंपनी आपको बहुत सिखा के जाएगी, क्योंकि उनका प्रोसेस हायर करने का ही इतना टफ है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो उनका काम है वो उससे भी ज्यादा टफ होगा। तो इस तरह से आप ये एनालाइज कर सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि आपको अगर कोई कंपनी को जज करना है कि वो किस तरह की कंपनी है, तो आप एक ग्लासडोर वेबसाइट है, आप उस पर उसके रिव्यूज चेक कर सकते हो कि ये कंपनी किस तरह की है। आपको अगर टेक्निकली उसको देखना है या फिर उसका वर्क लाइफ बैलेंस देखना है, वो सारे रिव्यूज आपको ग्लासडोर पे मिल जाते हैं। तो वो एक अच्छा पोर्टल है ये एनालाइज करने के लिए। और दूसरी चीज, आप रेफरेंसेस के थ्रू अगर जाते हो तो आपका रेफरेंस तो बेस्ट आपको एडवाइस देगा कि ये कंपनी अच्छी है या नहीं। बट ये चीजें विद टाइम आएंगी। मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ ऐसा मैं आज लिख के दे दूं कि ये पॉइंट्स हैं और ये मतलब बेस्ट कंपनी होगी, नहीं, ऐसा नहीं है। बट विद टाइम आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये कंपनी अच्छी है और ये नहीं है। लेकिन इसी में एक मेरा क्वेश्चन है, जैसे आपने दोनों पॉइंट शेयर किए, ग्लासडोर वाला भी और भी अदर प्लेटफॉर्म्स है जो रेटिंग्स रिव्यू शेयर करते हैं एम्प्लॉइज के। तो कई बार क्या होता है कि आपने जो रिव्यू दिया वो एक्सपेक्टेशन आपकी अलग थी और जो कैंडिडेट ज्वाइन करने वाला है उसकी एक्सपेक्टेशंस अलग है, तो वो और आपकी थॉट मैच ही नहीं हो रहे और वो कैंडिडेट ज्वाइन कर लेता है, तो उसके बाद भी तो प्रॉब्लम्स हो सकती है ना उसको। ऑब्वियसली आपको सारी चीजें एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी। मतलब जरूरी नहीं है कि जो चीजें मैं ढूंढ रही हूँ एक कंपनी में वो आप भी ढूंढ रहे हो या फिर वो कोई और कैंडिडेट ढूंढ रहा हो। वो कैंडिडेट को खुद ही एनालाइज करना पड़ेगा कि उनके लिए इम्पोर्टेंट क्या है। जैसे कि कुछ लोगों के लिए वर्क लाइफ बैलेंस जरूरी होता है, कुछ लोगों के लिए पैसा जरूरी होता है। तो अगर अब आप ग्लासडोर पे जाओगे तो आपको कुछ कंपनीज मिलेंगी कि हाँ ये ऑफर अच्छा दे देती है बट वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है इनमें, तो वो चीजें आप फिर कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। बट हाँ, अगर आप किसी से एडवाइस लेके जा रहे हो तो देखो आपको कम्युनिकेशन क्लियर रखना पड़ेगा, उनसे फिर पूछना ही पड़ेगा कि जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं क्या वो कंपनी प्रोवाइड कर पाएगी या नहीं। और जरूरी नहीं है कि किसी के लिए वो कंपनी अच्छी है तो वो आपके लिए भी अच्छी होगी, ये बिल्कुल जरूरी नहीं। सो आप बढ़ते एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की तरफ। आपने अपने करियर में जिस टेक्नोलॉजी में आपको हाल फिलहाल
उसको कैसे चूज किया, कैसे आपने डिसाइड किया कि मुझे इसी में काम करना है? ओके, तो इनिशियली मेरा ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे इस पर्टिकुलर लैंग्वेज पे या इस पर्टिकुलर टेक स्टैक पे काम करना है। मेरा बस ये था कि मुझे डेवलपमेंट में ही रहना है, चाहे कोई भी डेवलपमेंट मिल जाए, मुझे रहना उसी में है। बिकॉज कॉलेज टाइम पे मैंने कम से कम 15-20 लैंग्वेजेस सीख ली होंगी और मैंने उन पे सब कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट बनाया था मैंने उसी टाइम पे, क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्ट आता था कोड करने में। लेकिन जब मैंने जॉब स्टार्ट की तो मुझे जो पहली कंपनी मिली, और उसके बाद जब मुझे पता चला कि अच्छा ठीक है डेवलपमेंट में यहाँ जा सकते हैं, तो मेरी सेकंड कंपनी से, मैंने जो करंट टेक स्टैक में काम कर रही हूँ वो सेकंड कंपनी से स्टार्ट हुआ था मेरा। तो उसमें मुझे पता चला कि हाँ ये चीज है जो मुझे इंटरेस्ट कर रही है और मुझे इसमें सीखने में मजा भी आ रहा है। और जो मेरा फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट था वो भी मैंने इसी टेक स्टैक पे बनाया था। तो आई थिंक वो डॉट्स फिर मेरे कनेक्ट हुए थे कि हाँ ठीक है ये चीज है जो इजीली मैं कर सकती हूँ और ये मुझे इंटरेस्ट भी कर रही है, लॉन्ग टर्म में मैं इसमें रह सकता। ऐसा होता है कि हाँ कोई भी चीज आप करोगे ना, आज आप अगर बेस्ट टेक्नोलॉजी पे भी काम कर रहे हो ना, तो कुछ टाइम के बाद आप बोर हो जाओगे। तो आपको अपने आप को लिमिटेड नहीं रखना है कि अच्छा मेरा काम सिर्फ कोड करना है तो मैं सिर्फ कोड करते रहूं, नहीं, ये नहीं होना चाहिए। आपको थोड़ा इधर उधर भी देखना चाहिए कि किस तरह से बिजनेस वर्क करता है, किस तरह से प्रोडक्ट्स बनते हैं, किस तरह से मैनेजमेंट काम करता है, किस तरह से टीम बिल्डिंग होती है, वो सारी चीजें भी आपको एक्सप्लोर करनी चाहिए। क्योंकि हो सकता है कि आप पूरी जिंदगी एक ही काम ना कर पाए, ऑब्वियसली आपको थोड़ा सा हायरार्की में भी ऊपर जाना होगा, तो उसके लिए भी थोड़ा सा आपको एम करके चलना चाहिए और उसके हिसाब से भी आपको स्किल्स अपनी डेवलप करनी चाहिए। सो जब आपने अपनी फर्स्ट जॉब ज्वाइन की तो आपको किस तरह का प्रोजेक्ट मिला और आपने कैसे समझा कि मुझे इस पे क्या करना है, कैसे स्टार्ट करना है? ओके, तो फर्स्ट जॉब मैं अगर बताऊं आपको तो मेरी कोर टेक्निकल डेवलपमेंट जॉब नहीं थी मेरी उस टाइम पे। मैं एज अ टेक सपोर्ट थी मैं उस टाइम पे। मतलब नॉर्मल अगर स्क्रिप्ट बनानी है या फिर प्रोडक्ट्स को सपोर्ट चाहिए तो मैं उसमें थी। टेक्निकल कोर डेवलपमेंट जॉब नहीं थी मेरी। तो लेकिन उसमें मेरा ज्यादातर काम जो था वो मेरा डेटाबेस में था। तो डेटाबेस पे उससे मैंने ये सीखा कि हाँ कितने बड़े डेटाबेस होते हैं एक्चुअल लाइव प्रोजेक्ट्स में, क्योंकि कॉलेजेस में तो ऑब्वियसली बात है हमने 4 टेबल बनाई है, उनसे ही हम 4 क्वेरी चलाते रहते हैं। लेकिन उसमें मुझे पूरा अच्छे से एक्सपीरियंस मिला कि हाँ किस तरह से क्वेरीज काम करती हैं, किस तरह से जो एक क्वेरी है जॉइन क्वेरी से जिससे सब लोग डरते हैं स्पेशली फ्रेशर्स। तो वो मेरी इतनी फर्स्ट जॉब में मेरे इतने क्लियर हो गए थे सारे। और जो कुछ यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स होते हैं तो वो भी मैंने देखे थे, तो उससे मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया था उस टेक्नोलॉजी के लिए। अगर कोई कैंडिडेट आपकी टेक्नोलॉजी में स्विच करना चाहे या स्टूडेंट स्टार्ट करना चाहे एज ए फुल स्टैक डेवलपमेंट राइट, तो उनको कैसे स्टार्ट करना है, कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए और क्या क्या उनको पढ़ना पड़ेगा, एक तरीके से आप रोड मैप शेयर कर सकते हैं? तो फॉर बिकमिंग अ फुल स्टैक डेवलपर सबसे पहले ना आपको ये समझना है कि फुल स्टैक में क्या क्या चाहिए होता है। एक तो आपको ये है कि आपको फ्रंट एंड भी बनाना है, आपको बैक एंड भी बनाना है, फिर आपको डेटाबेस का भी थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। तो इन सब में जो इजीएस्ट है वो आपका फ्रंट एंड है। तो सबसे पहले आप फ्रंट एंड सीखो। फ्रंट एंड में आप HTML सीख सकते हो, आप एंगुलर सीख सकते हो, जावास्क्रिप्ट जो बहुत ज्यादा यूज होती है बट उसके डेवलपर्स बहुत कम हैं, आप वो सीख सकते हो। जावास्क्रिप्ट एक ऐसी लैंग्वेज है जिसका आपको हाईली पेड जॉब्स भी मिलती हैं और वो सिर्फ इन इंडिया नहीं, आपको आउटसाइड इंडिया भी बहुत अच्छे पैकेजेस आपको ऑफर हो सकते हैं उससे। तो आप जावास्क्रिप्ट सीख सकते हो। फ्रंट एंड के अलावा जो बैक एंड है आप उसमें आप जावा सीख सकते हो। आप बैक एंड के लिए आप ASP.NET सीख सकते हो, आप PHP सीख सकते हो। ये सारी लैंग्वेजेस हैं जो आप बैकएंड के लिए सीख सकते हो। और फिर जब आप डेटाबेस पे आओगे तो डेटाबेस आजकल बहुत तरीके के डेटाबेस आने लगे हैं। MySQL जो मोस्टली यूज होता है आप वो क्वेरी सीख सकते हो, SQL सीख सकते हो आप, Oracle है और आपका MongoDB आजकल बहुत यूज हो रहा है तो आप वो भी सीख सकते हो। तो इस तरह की टेक्नोलॉजीज हैं जो आप सीख सकते हो और इससे आप एक फुल स्टैक डेवलपर बन सकते हो। बट ये है कि आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, आपको सबसे पहले वो एनालाइज करना पड़ेगा, तभी आप अपना रोड मैप क्लियर कर पाओगे। सो these days new technology daily comes right, नया कुछ ना कुछ टूल, कोई एप्लीकेशन, कोई प्रोग्रामिंग, कुछ ना कुछ नया चलता रहता है।
तो आईटी में लॉन्ग टाइम सरवाइव करने के लिए इस एक तरीके से फियर भी हो सकता है, किसी के लिए अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, तो इसको कैसे हैंडल करके चलना चाहिए? तो देखो, टेक्नोलॉजीज तो आती रहेंगी जाती रहेंगी, ऐसा नहीं है कि आपकी टेक्नोलॉजी स्टेबल रहेगी। नोड बहुत चला था, आपका एंगुलर भी बहुत चला था, मतलब एकदम से एक फैशन आ गया था, तो उसके लिए बहुत सारे लोग एकदम से ही ये सीखने लगे थे, ये वाला टेक स्टैक सीखने लग गए थे। लेकिन फिर रिएक्ट भी आया था, तो रिएक्ट और इन सब के डेवलपर्स इतने हो गए थे कि इनके फिर डिमांड से ज्यादा मतलब एक तरीके से कैंडिडेट्स अवेलेबल हो गए थे। तो ऐसा नहीं है कि आपको कोई नई टेक्नोलॉजी आई है तो आपको वही सीखनी है उसी टाइम पे, वो जरूरी नहीं है। कुछ लेगेसी टेक्नोलॉजीज हैं, कुछ ऐसी लैंग्वेजेस हैं जो चली आ रही हैं और चलती रहेंगी, जैसे कि जावा है, वो चलती रहेगी, वो कहीं नहीं जा रही, उसके फ्रेमवर्क्स नए नए आते रहते हैं, वो चेंज होते रहते हैं, लेकिन वो लैंग्वेज कहीं नहीं जाएगी। सी है, सी आज भी चल रही है, C++ आज भी चल रही है, ये सारी लैंग्वेजेस भी चल रही हैं। और इसलिए ऐसा नहीं है कि आज नई टेक्नोलॉजी आई, आपने वो सीख ली और आप उसमें स्विच करके, इंटरेस्ट है तो वो अलग बात है, आप सीख सकते हो, आप अपने टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने के लिए, अपने नॉलेज इम्प्रूव करने के लिए आप सीख सकते हो, बट आपको किसी भी चीज कंपल्सिवली नहीं सीखने की जरूरत है या फिर उस पर स्विच करने की जरूरत नहीं है आपको। आप स्टेबल रहो, आप जिस टेक्नोलॉजी में है उसी को आप अपने स्ट्रॉन्ग करो और उसमें इस तरह से बन जाओ कि आपको कोई रिप्लेस ना कर पाए, क्योंकि देयर आर टू थिंग्स कि वर्किंग स्मार्ट एंड वर्किंग हार्ड, एंड आप वर्क स्मार्ट तब तक नहीं कर सकते जब तक आप अपने ऊपर वर्क हार्ड नहीं करोगे। तो एक बार आप अपना हार्ड वर्क स्टार्ट कर दोगे, जब आप इस तरह से रेडी हो जाओगे कि हार्ड वर्क आपका खत्म हो जाए और आप स्मार्ट वर्क स्टार्ट करने लग जाओ, उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस लैंग्वेज पे काम कर रहे हो, बिकॉज एट द एंड सब कुछ सिंटेक्स है और कुछ नहीं है, और वो आपको ऑनलाइन सारी चीजें मिल ही जाती है। सो एज ए एक्सपीरियंस इंजीनियर, आप आईटी में ऑलरेडी 5 साल से हो लगभग, राइट? तो आप अपने जो अभी जूनियर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको एक एडवाइस क्या देना चाहोगे? ओके, सो जूनियर्स के लिए मेरी एक एडवाइस ये रहेगी, जो कि मैं आज भी अपने जूनियर्स के साथ देखती हूँ, कि आप जल्दी मतलब कम टाइम में ज्यादा सीखने की ज़ील रखने के साथ साथ ये भी एक्सेप्ट करो कि हो सकता है कि आपका आउटपुट उतना ना आए जितना कि आपके सीनियर्स का आ रहा है, बिकॉज उनको भी उस जगह तक पहुंचने के लिए टाइम लगा है। और आप अगर सोचो कि ये 10 साल का एक्सपीरियंस वाला अपना काम कर पा रहा है, मुझे 2 साल हो गए काम करते हुए, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस है आपको जो भी कवर करना है। ऐसा नहीं कि आप उसको कवर नहीं कर सकते, हो सकता है कि आप उस चीज को उनसे आधे टाइम में कवर कर जाओ, जहाँ वो 10 साल में पहुंचे हैं, हो सकता है आप 5 साल में पहुंच जाओ, बट आप इनिशियल 2 साल में ही अगर आप ये सोचने लग जाओ कि यार मेरे से नहीं हो रहा है, मैं छोड़ के दूसरी जगह चला जाऊं या फिर मैं कुछ और ट्राई करूं, तो वो आपके लिए ही, आप अपने ऊपर थोड़ा ज्यादा क्या बोले, आप अपने आप थोड़ा ज्यादा स्ट्रिक्ट हो रहे हो, उसके होने की वो जरूरत नहीं है। आप अपने आप को टाइम दो, अपनी स्पीड पे आप चीजें सीखते रहो, अभी भी किसी और को देख के आपको हार मानने की जरूरत नहीं है, स्ट्रांग रहो, टिके रहो, एक टाइम के बाद आप उनसे भी आगे निकल सकते हो, ये आपको हमेशा याद रखना है। ओके, सो आप बढ़ते हैं एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हर एक कैंडिडेट को होता है और वो सीनियर से एक्सपेक्ट करते हैं, पर वो नहीं पूछ पाते कुछ एजुकेशंस की वजह से, शायद उनके कनेक्शंस नहीं बनते या उनको कम्युनिकेशन करना नहीं आता। तो आपकी जो प्रोफाइल है फुल स्टैक इंजीनियर की प्रिपरेशन करनी है फॉर इंटरव्यूज ओनली, तो क्या मीडियम होंगे और क्या बेस्ट हो सकता है? इंटरव्यू के लिए आप अगर प्रिपेयर करना चाहते हो तो सबसे पहले तो ऐसा नहीं है कि आपकी सिर्फ फुल स्टैक में ही, आपके किसी भी इंटरव्यू में आपको एप्टीट्यूड बहुत क्लियर रखना होगा अपना, तो उसके लिए गीक्स फॉर गीक्स वाली साइट है, उस पर आप जाओ, अपने पजल्स वगैरह आप सीखो कि किस तरह से पजल्स आती हैं, उसमें बहुत हार्ड पजल्स भी आपको मिलती हैं, तो आप जितना उनको स्टडी करोगे तो आपके उतने ही लॉजिक्स बिल्ड होंगे। फिर आप क्या कर सकते हो, हैकर रैंक, हैकरअर्थ, ये कुछ कोडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, तो उन पे आप अपनी जिस भी पर्टिकुलर टेक स्टैक के लिए आप फुल स्टैक करना चाहते हो, तो आप उसके कोडिंग क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो, उस पे प्रिपेयर कर सकते हो। और एडिशनल आपको एक ये
आपको किसी भी जैसे पोर्टल, जैसे ग्लासडोर एक पोर्टल है, तो आप उस पे जाके क्वेश्चंस देख सकते हो कि अच्छा मुझे ये इंटरव्यू देना है, इस कंपनी ने क्या क्वेश्चंस पूछे थे उसके लिए, तो आप वहां से रेफरेंसेस ले सकते हो, आपको बहुत क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो वो भी एक बहुत अच्छा सोर्स है आपका इस इंफॉर्मेशन का। और दूसरी चीज ये भी है कि जिस कंपनी के लिए आपको एचआर कॉल करते हैं, तो आप उनसे भी एक बार पूछ सकते हो कि किस तरह के इंटरव्यूज होते हैं, किस तरह का राउंड्स होते हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कभी कभी एचआर भी आपको हेल्प कर देते हैं, तो आप उनसे भी रेफरेंसेस ले सकते हो। सो अगर आप शेयर करना चाहें तो करंट कंपनी में आपकी क्या सीटीसी है, क्या कंपनी ने पैकेज ऑफर किया? इस टाइम पे, जिस टाइम पे अभी मैं हूँ, मेरा मेन मोटिवेशन सिर्फ सीटीसी नहीं है। मेरा मेन मोटिवेशन है अपने आप को इम्प्रूव करना, सिर्फ टेक्निकली नहीं, मेरे को थोड़ा सा अपने आप को टीम बिल्डिंग में भी इम्प्रूव करना है, जो कि मुझे यहाँ पे मिल रहा है उस चीज के लिए। और एक वर्क लाइफ बैलेंस है जो मुझे चाहिए था, वो मुझे यहाँ पे मिला है। तो वो मेरे लिए आई थिंक सीटीसी से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मुझे अभी टाइम मैं सारा ऑफिस में नहीं दे सकती, मुझे अपने घर पे भी टाइम देना है, मेरी और भी चीजें हैं, और साइड बाय साइड मेरे और भी इंटरेस्ट हैं, हॉबीज मेरी, जिसमें मैं अपना थोड़ा टाइम इन्वेस्ट करना चाहती हूँ। Okay, Emma, thank you to give us your time and for that your information you shared. That is very priceless for us and for the audience as well. And so, hey guys, keep subscribing, keep watching. Thanks for watching. Bye bye. Thank you everyone. Bye.